नमस्कार दोस्तों, वीटेक इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन इशू हमें गाड़ियों पे देखने को मिलता है कैम एंड क्रैंक कोरिलेशन का। अब कैम एंड क्रैंक कोरिलेशन का फॉल्ट क्या होता है कि जो कैम का सिग्नल होता है और जो आपकी क्रैंक का सिग्नल होता है, जब वो ईसीएम के पास जाते हैं, ईसीएम में उन दोनों में कोई फर्क पता लगता है ईसीएम को, तो वो कोरिलेशन का कोड दे देता है। अब कोरिलेशन का क्या मतलब है कि दोनों के जो सिग्नल हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो वहां पर हमें कोरिलेशन का कोड देखने को मिल जाता है। चाहे गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, कैम और क्रैंक आपको हर एक गाड़ी में, हर एक इंजन में देखने को मिलेंगे और दोनों का सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी इंजन मैनेजमेंट के लिए। अब दोनों सिग्नल में से अगर किसी एक सिग्नल, अगर मानिए कि क्रैंक का सिग्नल बिल्कुल सही है, कैम का सिग्नल ही नहीं आ रहा, वो भी एक तरीके का कोरिलेशन है। मानिए क्रैंक का सिग्नल नहीं आ रहा, वो भी एक तरीके का कोरिलेशन है। अब कैम और क्रैंक थोड़ा सा एक दूसरे से आउट हो चुके हैं। कभी कभार हमारी जो चेन होती है, टाइमिंग चेन, वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। हमारी बेल्ट होती है वो एक टूथ आउट हो जाती है, एक टूथ इन हो जाती है, क्योंकि उसमें वो लूजनेस आ जाती है, जिसकी वजह से कैम और क्रैंक का कोरिलेशन का कोड आ जाता है। हमारे पास यहां पर आज एक गाड़ी आई है, कस्टमर की गाड़ी आई है, जिस पर कैम और क्रैंक कोरिलेशन का कोड आ रहा है। इंजन में वो जान नहीं है, कस्टमर कह रहा है कि इंजन में वो पावर नहीं है, पावर लॉस हो रहा है। तो हम करेंगे इसको स्कैन, आपको दिखाऊंगा जो कैम एंड क्रैंक का कोरिलेशन का कोड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है और कैसे इस गाड़ी को आज हम ठीक करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या हमने इस पर किया इसको ठीक करने के लिए। अभी नहीं किया, अभी हमने करना है, पर चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे इस गाड़ी पे कोड स्कैन और देखेंगे कौन से फॉल्ट कोड हमारे पास आ रहे हैं। तो गाड़ी का वीसीआई मैंने कनेक्ट कर दिया है। की ऑन करेंगे हम गाड़ी की। 2,25,000 किलोमीटर हमारी ये गाड़ी चल चुकी है। होल्डन की ये गाड़ी है। अभी वीसीआई कनेक्ट नहीं हुआ। अब वो कनेक्ट हो चुका है। 2010 के करीब की गाड़ी है। हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेंगे इसकी। ऑटो डिटेक्ट करेंगे हम इसे। जीएम हमारी ये होल्डन की गाड़ी है, होल्डन सेलेक्ट करेंगे। 2010 की गाड़ी है ये। वीई कॉमोडोर है ये। डायग्नोसिस में जाएंगे, कंट्रोल यूनिट में जाएंगे, ईसीएम में जाएंगे। V6 गाड़ी है ये और रीड कोड्स करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कोड आ रहे हैं। पहला कोड तो हमारे पास ये है कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन इनटेक कैमशाफ्ट पोजीशन कोरिलेशन बैंक 1 का कोड है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और दूसरा कोड है हमारे पास क्रैंकशाफ्ट पोजीशन एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट पोजीशन कोरिलेशन बैंक 1 का कोड है। तीसरा हमारे पास क्रैंकशाफ्ट पोजीशन इनटेक कैमशाफ्ट पोजीशन कोरिलेशन बैंक 2 का कोड है। तो ये V6 गाड़ी है जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इसमें दो बैंक हैं, बैंक 1 और बैंक 2 है। और जो अब दो बैंक हैं, V6 गाड़ी है, 4 कैम्स हैं, इस पे 4 कैम लगी हुई हैं। 2 इनटेक कैम है, 2 एग्जॉस्ट कैम है, और एक बैंक पे हमारे पास इनटेक एग्जॉस्ट है, दूसरे बैंक पे हमारे पास इनटेक एग्जॉस्ट है। तो 4 हमारे पास कैमशाफ्ट सेंसर्स हो गए। पहला जो कोड आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्रैंक का और इनटेक कैम के बीच में कोरिलेशन बैंक 1 का। दूसरा आ रहा है उसी बैंक का क्रैंकशाफ्ट का और एग्जॉस्ट कैम का। तीसरा कोड है हमारा क्रैंकशाफ्ट और इनटेक कैम पर दूसरे बैंक की पोजीशन का। अब इतने सारे कोड सेम ही इंजन में से आ रहे हैं कोरिलेशन के। आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये हमारा V6 इंजन है, 4 कैम्स हैं, 4 फेजर लगे हुए हैं, 4 हमारे पास कैमशाफ्ट सेंसर्स हैं और 3 हमारे पास टाइमिंग चेन्स हैं। 2 सेकेंडरी हैं, एक प्राइमरी टाइमिंग चेन है। अब ईसीएम ये 5 सिग्नल, 4 हमारे कैम के सिग्नल, एक क्रैंक के सिग्नल को देखकर ये डिसाइड करता है कि कौन सी चेन में स्ट्रेचिंग हुई है, जिसकी वजह से कोरिलेशन का कोड आ रहा है। अब कोरिलेशन का कोड आता है कि अगर ऑयल प्रेशर कम हो गया फिर भी टाइमिंग चेन स्ट्रेच हो जाती है। कभी कभी एज के हिसाब से टाइमिंग चेन स्ट्रेच हो जाती है, क्योंकि 2,25,000 किलोमीटर चल चुकी है तो टाइमिंग चेन की लाइफ जो होती है वो इतनी हुई होती है और वो स्ट्रेच हो ही जाती है। अब स्ट्रेच का मतलब ये नहीं है कि बहुत खींची गई है, बहुत थोड़ी, थाउजेंड्स ऑफ एन इंच
के हिसाब से, जो आप आंख से देख भी नहीं सकते, इतनी भी अगर वो स्ट्रेच हो जाती है हमारी चेन, फिर भी ईसीएम को पता लग जाता है, क्योंकि वो हर एक सिग्नल को मैच करता है जैसे पीछे से उसे बनाकर उसे डिज़ाइन प्रोग्राम किया गया है हमारे ईसीएम को। अगर वो वहाँ पर सिग्नल नहीं बैठता जैसे उसका बैठना चाहिए, जैसे उसे, तो कोरिलेशन का कोड मिला गया ही मिलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम इसे फिक्स कैसे करेंगे। तो दोस्तों मेन मुद्दे की बात यह है कि इस चीज को अब डायग्नोस कैसे किया जाए, क्या हल क्या है इसको ठीक करने का। इतनी सारी चेन्स हैं हमारे पास, 3 टाइमिंग चेन्स हैं, 4 हमारे पास कैम सेंसर्स हैं, 1 क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, इसका डायग्नोसिस क्या है। अब सच मानिए डायग्नोसिस तो इसका ये है कि जो हमारा लैब स्कोप होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको लैब स्कोप के बारे में बताया था कि लैब स्कोप आपको असली चीज बताता है। कैम और क्रैंकशाफ्ट का जो हमारा सिग्नल होता है, जैसे कि हमारी ये गाड़ी BMW की गाड़ी का हमारे पास एक छोटा वेव फॉर्म सिमुलेटर पड़ा है, इसका कैम और क्रैंक का अगर मैं सिग्नल लूं तो उसकी मैं रेफरेंस लेकर समझ सकता हूं कि हाँ ये कोरिलेशन में है कि नहीं, रिलेशन में है कि नहीं। तो वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका है हमारे इस इंजन पर भी। अगर मैं इस पर लैब स्कोप लगाऊं और चारों के चारों कैम शाफ्ट के सिग्नल, जो उसके सिग्नल उसकी वेव फॉर्म लूं, और क्रैंक शाफ्ट की सिग्नल की वेव फॉर्म लूं, और चारों को एक स्क्रीन पे देखूं, और उसके साथ साथ उस गाड़ी की वेव फॉर्म लूं जिस गाड़ी में ये बिल्कुल इशू नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। जिस कंपनी का भी आपके पास लैब स्कोप है उनके पास डाटाबेस होता है, वहां से आपको मिल जाती है। आप मैच करके देख सकते हो कि कितना डिग्री आपकी टाइमिंग आउट है ना। बहुत आसान तरीका है अगर आपके पास लैब स्कोप है। अब मुझे पता है कि इस गाड़ी में ये इशू कॉमन है और टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट की ही जरूरत है इसे, क्योंकि ऐसी बहुत सी गाड़ियां मैं पहले भी कर चुका हूं। मैक्सिमम वर्कशॉप्स हैं वो अब कोरिलेशन के कोड को देखकर डायग्नोस भी नहीं करती, वो सिंपल कोड देखती हैं और कहती हैं कि यार टाइमिंग चेन का इशू है। और ये कंपनी की तरफ से भी ये इतना कॉमन इशू है कि अगर हम इस गाड़ी की टेक्निकल बुलेटिन्स भी खोलें तो वहां पर भी हमें सिंपल यही देखने को मिलता है कि अगर ये कोड आता है तो आप इसकी टाइमिंग चेंज कर ले। तो सिंपल आज इस गाड़ी का हल ये होगा कि हम इसकी टाइमिंग चेंज करेंगे, तीनों की तीनों चेन्स हैं वो रिप्लेस करेंगे, जो आइडलर गियर है और जो गाइड्स हैं हमारी वो रिप्लेस करेंगे, तीनों के तीनों जो टेंशनर्स हैं हमारे उनको भी रिप्लेस करेंगे, और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी गैस्केट्स हैं, सील्स हैं, कि कल को कस्टमर को कोई लीक ना आए, कोई और इशू ना आए ऑयल लीक का, तो उन चीज़ों को भी फिक्स करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सा हम इसमें पार्ट्स, जो हमारा जो सामान है जो टाइमिंग का, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो है इंजन ऑयल फ्लश। क्योंकि अगर मैं गाड़ी के इंजन का कुछ खोल रहा हूँ, टाइमिंग चेंज कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले इंजन फ्लश करके जितना भी अंदर से मैं उसका स्लज है या गंक है वो निकाल सकूं, ताकि जब मैं इसका ऑयल ड्रेन करूं तो वो सारी गंदगी निकल आए। उसके बाद फिर मैं टाइमिंग के कंपोनेंट्स को रिप्लेस करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये गाइड्स दी गई हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी चेन की गाइड्स हैं। यहाँ पर हमारी चेन की गाइड्स होगी, 3 हमारे पास यहाँ पे टेंशनर दिए गए हैं, उन तीनों टेंशनर्स की हमारे पास गैस्केट्स दी गई हैं, और उनके साथ साथ हमारी जो टाइमिंग चेन्स हैं वो दी गई हैं। सो हमारे पास सेकेंडरी चेन्स और एक प्राइमरी चेन दी गई है। यहाँ पर हमारे पास जो आइडलर गियर है वो दिया गया है, 2 हमारे पास आइडलर गियर है और एक हमारे पास क्रैंकशाफ्ट का गियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जितनी भी नई सील्स हैं, सो यहाँ पर हमारा नया गैस्केट सेट है, हमारे पास उसमें कैम शाफ्ट की सील है, हमारे पास उसमें ओ रिंग्स हैं, वाटर पंप की सील है, इनटेक की सील्स हैं और रॉकर कवर की सील्स है। जब भी मैं कभी इंजन में काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो सील्स हैं वो सारी मैं ज़्यादातर रिप्लेस कर दूँ किसी चीज़, क्योंकि अगर इनटेक की गैस्केट अगर हम रिप्लेस नहीं करते तो कल को हमारे पास सिस्टम टू लीन के कोड आने शुरू हो सकते हैं, जिसमें और इशू खड़ा होगा। कस्टमर कहेगा कि यार आपने ये काम किया था, अब सिस्टम क्यों, अब गाड़ी में मिस फायर क्यों हो रहा है, फिर आप उसे डायग्नोस करोगे, आपको और टाइम लगेगा। सो कोशिश कीजिए जब भी आप गाड़ी पे काम कर रहे हो तो इनटेक गैस्केट्स वगैरह जरूर रिप्लेस करें। अगर एग्जॉस्ट निकालते हो तो एग्जॉस्ट गैस्केट जरूर रिप्लेस करें। और जब भी टाइमिंग चेंज करते हो तो ये देखिए चेन प्रोटेक्ट का हमारे पास ऐसा लूब आता है, मुझे नहीं पता इंडिया में आता है, इसे जरूर यूज़ करिए। क्योंकि जब आपने सबसे पहले चेन को स्टार्ट करना है कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि सारा इंजन ठंडा है, चेन वगैरह ऑयल प्रेशर नहीं है अभी चेन में, तो इसे हम जरूर यूज़ करते हैं ताकि चेन जो पहली बार गाड़ी ने स्टार्ट होना है तो चेन वो घिसे ना, उसमें फ्रिक्शन ना आए। तो इससे एक बार जो ड्राई रन होता है हमारा
उससे चेन खराब नहीं होती जो शुरुआती होती है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम जब अगर दिमाग में रख के काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजन की लाइफ मिलती है, इंजन को बहुत ज़्यादा इंजन चलता है। अब 2,25,000 चल चुका है, अगर मैं ध्यान से इस टाइमिंग चेन को हर एक चीज़ को ध्यान पे रखे करूं तो कम से कम 1-2 लाख और किलोमीटर हम इस इंजन में से निकाल सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि इसके बॉटम एंड में सारा कुछ सही हो। तो मुझे लगता है ये हमारा सेटअप है आज का, और अब मैं शुरू करूंगा इस गाड़ी को, इस इंजन को डिसअसेंबल करना और टाइमिंग चेन को निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी टाइमिंग चेन राउटिंग की गई है। सो दोस्तों, ये हमारा इंजन बे है, यहाँ पर ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है, दो तरफ हमारे रॉकर कवर लगे हुए हैं, आगे हमारा बहुत बड़ा फ्रंट कवर लगा हुआ है जिसके पीछे हमारी टाइमिंग चेन्स हैं। सो इस गाड़ी में काम करने के लिए मुझे ये पहले एयर बॉक्स निकालना पड़ेगा, इनटेक निकालना पड़ेगा, रॉकर कवर निकालने पड़ेंगे, जो आगे हमारे वाटर पंप लगा हुआ है, पावर स्टीयरिंग की पुली लगी हुई है, क्रैंक शाफ्ट की पुली लगी हुई है, वो सारा कुछ मैं निकालूंगा। ये वायरिंग हार्नेस वगैरह है, ये सारी हम अलग करेंगे, इग्निशन कॉइल्स को निकालेंगे और फिर मैं वो सारे का सारा निकाल के जितना भी ऑयल कूलेंट वगैरह निकलेगा, रेडिएटर शायद हमें निकालना पड़े क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के बोल्ट को निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये इंजन ज़्यादातर हम गाड़ियों पे देखते हैं कि इस तरफ हमारे इंजन होता है, इस तरफ हमारा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसवर्स जो हमारा एक सेटअप होता है वो होता है, इसमें हमारा इंजन आगे है और ट्रांसमिशन पीछे है, गाड़ी के नीचे है। सो इसमें हमें थोड़ी सी आगे स्पेस जरूर मिल जाती है काम करने में। सो धीरे धीरे मैं इसे सारा निकालना शुरू करूँगा और मुझे लगता है क्योंकि वो चीज़ आपको दिखाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया में ये गाड़ी नहीं है, कंसेप्ट हमारे सेम है, टाइमिंग चेंज हमारी सेम है। टाइमिंग चेन कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो चीज़ें के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे जब मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा, इस सारा सामान निकालने के बाद, सारे कंपोनेंट्स को निकालने के बाद। पर इसे निकालने वाली जो वीडियो है वो हम नहीं बनाएंगे, तो मैं सीधा आपको शॉट दिखाऊंगा जब हम इस इंजन को डिसअसेंबल कर लेंगे हमारे टाइमिंग कंपोनेंट्स को, और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी गाड़ी पर भी हम टाइमिंग चेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंजन का फ्रंट है, जो फ्रंट कवर है वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर है हमारी तीनों टाइमिंग चेन्स। सो ये हमारी प्राइमरी है और वो दोनों सेकेंडरी चेन्स हैं। अब एक बहुत कॉमन इशू है कि जब हम चेन्स या टाइमिंग निकालते हैं या डालते हैं, हमें ये होता है कि यार देखिए, अब चेन निकाली या डाली, जहाँ से हम चेन निकालते हैं हम वहीं पे डाल देते हैं। अगर हम कैम शाफ्ट भी हमें निकालनी पड़े तो हमें ये कभी कभार इशू आ जाता है कि यार वो कैम शाफ्ट कौन सी पोजीशन में रखें कि जहाँ पर हम टाइमिंग चेन को दोबारा डाल सकें। वो कैम शाफ्ट की पोजीशन होनी क्या चाहिए। सो वहाँ पर हम फोटोज़ देखने लग जाते हैं टाइमिंग की कि वो कैम शाफ्ट के लोब किस तरफ हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके दो हल हैं, दो तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। जब तो आप काम कर रहे हो 4 सिलेंडर गाड़ी पे जिस पे बस एक बैंक है, इसमें ये देखिए ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है। अब ये वाला बैंक इससे थोड़ा सा आगे है, ये वाली चीज़ थोड़ी आगे है, ये देख सकते हो हाथ टेढ़ा जा रहा है। तो ये बैंक 1 है हमारा, ये बैंक 2 है। ये जो कैम शाफ्ट है, ये जो फेजर है, ये इनटेक की तरफ है, यहाँ पर हमारा इनटेक है। तो ये इनटेक की तरफ है, जो ये हमारी इनटेक कैम हो गई, वहाँ पर एग्जॉस्ट है तो ये हमारी एग्जॉस्ट कैम होगी। ये इनटेक का फेजर है, ये एग्जॉस्ट का फेजर है। ये भी इनटेक का फेजर है, इनटेक की तरफ, ये एग्जॉस्ट का फेजर है। और इस पर आप देख सकते हो 3 विंडोज़ बनी हुई हैं हमारी, 3-4 विंडोज़ बनी है। तो ये हमारी जहाँ से कैम सेंसर पिकअप करता है। तो वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पर कि कैसे हम, देखिए अगर इंजन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से किसी भी पोजीशन में टाइमिंग निकाल देते हो तो उसके बाद उसे सेट कर देते हो। पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंजन में, इंटरफेरेंस इंजन में, जिसमें पिस्टन वाल्व को हिट कर सकता है, वहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल में हम पड़ जाते हैं। मेरा जो तरीका है किसी भी इंजन को करने का, मैं उसकी न्यूट्रल पोजीशन ढूंढता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोब ऊपर है, ये लोब साइड पे है, ये लोब इस तरफ है, तो कोई भी लोब उस वाल्व स्प्रिंग को पुश नहीं कर रहा। उस तरफ भी ये लोब इस तरफ है, ये ऊपर है और वो उस तरफ है, पर वो कोई भी ऊपर पुश नहीं कर रहा। थोड़ा सा वो लास्ट वाला पुश कर रहा है क्योंकि अभी भी मैं अपनी लाइन पे नहीं आया। उस सभी को न्यूट्रल पोजीशन में, हम कहते हैं उसे कैम शाफ्ट को न्यूट्रल पोजीशन में डालना। अगर आप कैम शाफ्ट को न्यूट्रल पोजीशन में डाल देते हो, फिर आपको डर नहीं होता कि आपका, जब आप इस चेन को निकालेंगे तो ये स्प्रिंग के प्रेशर में एकदम घूम जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम टाइमिंग डालते हैं तो हमें होता है कि यार
टाइमिंग डाल रहा हूँ मैं कैम शाफ्ट को, क्योंकि आप कैम शाफ्ट को आगे पीछे घुमाते हैं स्पैनर से, यहाँ पे आप स्पैनर लगा के इधर उधर लगाते हैं, आपको डर होता है कि यार घुमाऊंगा कहीं पिस्टन को हिट ना करे। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका टॉप डेड सेंटर है जो यहाँ पर हम ये डाल के देख रहे हैं, देखिए ये अभी भी टॉप पे नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा ये ऊपर आएगा, ये टॉप ये टॉप ये टॉप। तो करना क्या है कि आपने मेक श्योर करना है, अब मानिए आपके पास 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है, 4 सिलेंडर वाली गाड़ी पे आप टाइमिंग कर रहे हो, अगर केयरफुल होना है कि आपको शायद कैम शाफ्ट घुमाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे ना हो। पहले आप इसे डाल के इंजन को घुमा के देख लिए कि टॉप डेड सेंटर कहाँ पर आता है, फिर क्या करें उसको थोड़ा और घुमाएं ताकि ये चारों, मानिए कि ये एक ही इंजन है, तो जितने भी आपके सिलेंडर होंगे वो एक लाइन में आ जाएं, कोई उनमें से टॉप डेड सेंटर पे ना होगा। अब क्या करेंगे, आप जब कैम शाफ्ट को घुमाएंगे तो चाहे कैम शाफ्ट का लोब उस वाल्व को खोल भी रहा हो, कोई भी वाल्व आपका पिस्टन को हिट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आप जितना मर्जी कैम शाफ्ट को हिलाएं, आप उसकी न्यूट्रल पोजीशन ढूंढें, आपको जहां पर ठीक लगता है आप उसे घुमा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस चीज़ को नहीं करते और इसे घुमाते हैं कैम शाफ्ट को, तो किसी किसी इंजन में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि आप उस वाल्व को उस पिस्टन के साथ हिट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे पता है इसकी न्यूट्रल पोजीशन, क्योंकि इसके पीछे जो कैम शाफ्ट है उसमें 2 फ्लैट सरफेस दिए गए हैं, मैंने उन्हें अलाइन करना है। तो यहाँ पर मैं अपने क्रैंक शाफ्ट के सॉकेट पे इसे लगा के रखूँगा और मेक श्योर करूँगा मैं उसको कि वो उसके साथ लाइंड अप हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट लाइंड अप है। अब कोई भी हमारा लोब किसी भी वाल्व को प्रेस नहीं कर रहा, उस पर जोर नहीं डाल रहा, तो अब ये है मेरी न्यूट्रल पोजीशन इसकी। अब देखने, अब ये एक चीज़ है, आप कहेंगे जब हमारा कोरिलेशन का कोड आता है हम कहते हैं कि टाइमिंग स्ट्रेच हो गई। अब देखिए इतनी भी ये स्ट्रेच नहीं लग रही, काफ़ी टाइट है ना, कोई भी चेन इसमें से हमारी ढीली नहीं लग रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आउट ऑफ टाइम नहीं है। कोरिलेशन बहुत ही प्रिसीजन के साथ, अब ये जो लिंक बने हुए हैं, अब जब इन लिंक में थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग हो जाती है तो वो कोरिलेशन हो जाती है। सो देखने से बहुत कम चांस होते हैं, कभी कभार मेरे पास ऐसी गाड़ी भी आई है कि मैं टाइमिंग चेन निकालता हूँ और पूरी फैल रही होती है, घूम रही होती है, गाइड भी हमारे ख़राब हो गए होते हैं, टूट गए होते हैं, वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो चीज़ हमें साफ दिख रही है। पर अगर हमारी चेन टाइट है और फिर भी कोरिलेशन का कोड आ रहा है, उससे ये मत सोचिए कि यार ये इशू कोई और ही है, कोरिलेशन का कोड इसकी वजह से नहीं आ रहा। कोरिलेशन का कोड सिंपली ये होता है कि क्रैंक और कैम शाफ्ट के बीच में कोई ना कोई फ़र्क है, ठीक है जी। और चेन स्ट्रेच फिर भी हो जाती है, चाहे वो देखने में आपको स्ट्रेच लगे या ना लगे। तो यहाँ से मेरा काम सिंपल ये है कि मैंने, अब इस गाड़ी में 2 स्टेज में टाइमिंग होती है, पहले इस तरफ की निकालूंगा, पहले इस तरफ की फिर इस तरफ की। जब टाइमिंग डालूंगा, नई चेन डालूंगा, सो पहले इसकी टाइमिंग डालूंगा फिर मैं उसकी टाइमिंग डालूंगा। सो पहले मैं बैंक 2 को क्रैंक के साथ टाइम करूंगा, सो पहले मैं बैंक 2 को करूंगा आइडलर के साथ, आइडलर को करूंगा क्रैंक शाफ्ट के साथ, फिर क्रैंक शाफ्ट को करूंगा उस तरफ आइडलर के साथ, और आइडलर से करूंगा बैंक 1 की तरफ उसे टाइम। सो 2 स्टेज में इसकी टाइमिंग होती है, इसके नीचे मार्क दिया गया है। सो पहली टाइमिंग, फिर उसको क्रैंक को हमें घुमाना पड़ता है, फिर इसकी टाइमिंग। सो ईजी है, कुछ खास नहीं है। टाइमिंग चेन्स टाइमिंग बेल्ट से हमेशा ईजी होती है, क्योंकि चेन में आपको बेल्ट को खींचना नहीं पड़ता, आपका टेंशनर बाकी काम कर देता है। सो मुझे लगता है चेन सबसे ईजी है और इतना बड़ा मुश्किल इसका कोई फंडा नहीं है। यहाँ से काम सिंपल है, बस ये मैं सारा कुछ निकालूंगा, जो हमारी यहाँ पे सिलिकन वगैरह है उसे सारा मैं क्लीन करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि कोई सिलिकन हमारे ऑयल पैन में ना जाए कि हमारे ऑयल पंप उसे खींच ले और इसमें ऑयल प्रेशर का इशू आ जाए। सो वो हम चेक करूँगा, मैं सारा क्लीन करूँगा, नई गैस्केट्स डालूँगा, और जो फ्रंट कवर है उस पर जो सिलिकन लगाऊँगा मैं, क्योंकि सिलिकन ऐसी चीज़ है, बहुत से लोग देखे मैंने जो सिलिकन सीधा ही लगा देते हैं कि जितनी मर्जी सिलिकन लगा दो, पर अगर आप ज़्यादा सिलिकन लगा दोगे तो जब वो बैठेगा फ्रंट कवर यहाँ पर, तो सिलिकन वो इंजन के अंदर जाएगी, जब वो अंदर चली जाएगी धीरे धीरे, जब वो सिलिकन पक जाएगी वो टूटनी शुरू हो जाएगी। मानिए जैसे ये है, टूट कर ये इंजन के अंदर गिरनी शुरू हो जाती है, और वहाँ से आपको आता है ऑयल प्रेशर के इशू। तो कभी भी आप सिलिकन लगाते हैं तो ज़्यादातर तो आपको कंपनियां बता देंगी कि 2 mm की या 3 mm की बीड है, जो उसकी मोटापा है वो आपने रखना है।
पर मैं 2.5 के बीच बीच में बीड रखता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं कैसे एक सिलिकॉन फ्रंट कवर पे लगाता हूँ और कैसे उसे प्रिसाइजली हमने लगाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सिलिकॉन ज़्यादा ना लग जाए या कम नहीं लग जाए। कम लगेगी तो लीक होगा, ज़्यादा लगेगी तो इंजन को नुकसान होगा लंबी दौड़ में। सो वो चीज़ का हमने ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी अब मैं यहाँ से क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ सिलिकॉन हम कैसे लगाएंगे। सो दोस्तों, टाइमिंग हमारी डन हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं कंपैरिजन फ़ोटो डाल दूंगा कि जब हमने टाइमिंग नहीं की थी तब कैसा लग रहा था इंजन। अब सारा हमने जहाँ से सिलिकॉन क्लीन किया है, सारा कुछ साफ़ करके, ब्रेक क्लीन करके, ड्राई करके, उसके बाद टाइमिंग की है। सो ये सारी टाइमिंग कंपोनेंट आप देख सकते हो। सो नई चेन है हमारे पास, 2 नए यहाँ पर नए गाइड्स हैं, नया टेंशनर है। ये जो हमारी आइडलर है, ये भी आइडलर है, ये दोनों भी हमारे नए हैं। क्रैंकशाफ्ट की जो पुली है हमारी, गियर है हमारा क्रैंकशाफ्ट का, वो भी नया है, वो टेंशनर नया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पर टाइमिंग वाला काम है वो पूरा हो चुका है। अब जो यहाँ पर फ्रंट कवर आना है, जिसके ऊपर हमने सिलिकॉन लगानी है, उसको रेडी करेंगे। और उसके साथ साथ जो उस पर क्रैंक की सील नहीं डालनी है, क्रैंक सील भी डालेंगे। और जो हमारे कैम शाफ्ट के जो फेजर के ऑयल कंट्रोल वाल्व होते हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पर जाते हैं, जो वाल्व कवर्स में से होकर जाते हैं, उनकी जो सील्स हैं वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं सील्स को और रेडी करते हैं हमारा फ्रंट कवर। दोस्तों, हमारी सील्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। चारों सील्स हमने लगा दी। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट की सील लगा दी। अब जो लास्ट काम रह गया वो हमारा इसे पलट कर इस पर सिलिकॉन लगानी। अब सिलिकॉन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिलिकॉन मैं यूज़ कर रहा हूँ JB वेल्ड की अल्टीमेट ग्रे RTV सिलिकॉन। ये बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि हाई टेम्परेचर वाली होती है। और जितनी बार भी मैंने इसके साथ फ्रंट कवर को सील किया है, कभी लीक का मुझे इशू नहीं आया है। तो एक बार मैं इसे
पलट कर साफ कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आरटीवी सही तरीके से आरटीवी कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो फ्रंट कवर को मैंने उल्टा दिया है और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आरटीवी हमारी, और इसे कहते हैं कॉल्किंग गन। मुझे लगता है शायद इंडिया में भी अवेलेबल है वो ये, पर इससे बहुत मदद हो जाती है सिलिकन जब भी हम लगाते हैं, क्योंकि बहुत यूनिफॉर्म सिलिकन लगती है। सो इस तरफ से शुरू करूँगा। जैसे जैसे हमारी ये लाइन बनी हुई है, एक अंदर ग्रूव सा बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे कवर करेंगे, और जहाँ से बोल्ट जाने हैं हमारे उन्हें हम बाद में कवर करेंगे। Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, heat up. Wow. Come on, and groove along. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. सो दोस्तों फ्रंट कवर मैंने टाइट कर लिया है, और इसके बाद मैंने बस सिलिकन है जो हमने फ्रेश सिलिकन लगाई है उसे ड्राई होने का अब मैं उसे टाइम दूंगा कि वो सेटल हो सके, क्योंकि अगर सिलिकन सेटल नहीं होगी और मैं ऑयल डाल दूंगा ऊपर से, गाड़ी फिनिश करके स्टार्ट कर दूंगा, तो सिलिकन अच्छे तरीके से सील नहीं करती। तो ज़्यादातर मैं ये अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिलिकन को एक आध घंटे 1.5 घंटा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँ, ताकि वो अपना जो काम है सिलिकन का वो अच्छे बखूबी से कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम मैकेनिकल बहुत कम कवर करते हैं, मैकेनिकल के बारे में भी कम बातें करते हैं। हम मेन हमारा डायग्नोस्टिक्स का होता है। पर आज शनिवार था, शनिवार को जैसे आप जानते हो कि मैं वीडियो डालता ही हूँ, और मैंने सोचा और इतना बिजी था मैं इस गाड़ी पर कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं डायग्नोस्टिक पर वीडियो डाल सकूं। पर फिर भी कहीं ना कहीं कैम एंड क्रैंक कोरिलेशन का जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर कोई कभी इशू आया होगा कि कैम एंड क्रैंक का कोरिलेशन कोड कैसे आता है, तो वो शायद आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली बार।